नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास में एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसने सचमुच देश की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है 1976 के 42वें संशोधन की, एक ऐसा बदलाव जिसने भारत की रूल बुक को आप कह सकते हैं लगभग दोबारा ही लिख दिया था। जानते हैं, इसका असर इतना ज्यादा और इतना गहरा था कि इसे एक नाम मिला, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाम अपने आप में ही बता देता है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला संशोधन, जस्ट वन अमेंडमेंट, इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उसे एक पूरे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया जाए। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इतने बड़े बदलावों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उस वक्त के माहौल को समझना होगा। ये संशोधन कोई अचानक से नहीं आया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, देश में लगा हुआ आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। साल था 1975, जब देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई। और फिर क्या होता है, ठीक अगले ही साल 1976 में ये जबरदस्त संशोधन लागू कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, इन दोनों घटनाओं के बीच एक सीधा और गहरा कनेक्शन है। वैसे कागजों पर इस संशोधन का जो पूरा ब्लूप्रिंट था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। मतलब इन बड़े बड़े बदलावों की रूपरेखा इसी कमिटी ने तैयार की थी। तो चलिए अब सीधे बदलावों पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस हिस्से को जिसने भारत की पहचान को, उसकी फिलॉसफी को ही बदलने की कोशिश की। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव किया गया संविधान की आत्मा में, यानी कि प्रीएम्बल में। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच में दो नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। और आगे चलकर यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। और ये बात याद रखने लायक है कि ये आज तक का पहला और आखिरी मौका है जब हमारे प्रीएम्बल में कोई बदलाव किया गया हो। अब तक हमारा संविधान ज्यादातर हमारे अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करता था, लेकिन इस संशोधन ने इतिहास में पहली बार नागरिकों के कर्तव्यों यानी ड्यूटीज की भी बात की। पार्ट 4A नाम का एक पूरा नया चैप्टर जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति क्या नैतिक कर्तव्य हैं। इन्हें ही हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई? नए आर्टिकल 51A के तहत कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। इसके पीछे सोच ये थी कि लोगों को उनके अधिकारों के साथ साथ देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी एहसास दिलाया जाए। ये तो हुई पहचान की बात। अब आते हैं इस संशोधन के दूसरे और शायद सबसे विवादास्पद पहलू पर, और वो था पावर शिफ्ट यानी शक्ति का संतुलन बदलना। यहाँ पर पार्लियामेंट और जुडिशरी यानी संसद और न्यायपालिका आमने सामने आ गई। देखिए, अदालतों के पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मतलब वो ये जांच सकती हैं कि संसद का बनाया कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। इस संशोधन ने इसी शक्ति को बहुत कमजोर करने की कोशिश की, और तो और ये भी कह दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब संसद ही सबसे ऊपर है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ा बदलाव किया गया। इसने राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह मानना पूरी तरह से अनिवार्य यानी मैंडेटरी बना दिया। सीधे शब्दों में कहें तो सारी असली एग्जीक्यूटिव पावर अब कैबिनेट के हाथ में आ गई। ये पावर शिफ्ट सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं हो रहा था, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच भी हो रहा था। 5 बहुत जरूरी विषय जैसे कि शिक्षा, जंगल, वन्यजीव संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन, इन सब को स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती थी। साफ तौर पर केंद्र को राज्यों के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर बना दिया गया। इनके अलावा भी कुछ और बड़े बदलाव हुए, जैसे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। साथ ही सदन की कार्यवाही चलाने के लिए जो कम से कम सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होती है, जिसे क्वोरम कहते हैं, उस शर्त को ही हटा दिया गया। इन दोनों ही कदमों का मकसद साफ था, सत्ता पर पकड़ को और मजबूत करना। तो इन सभी बदलावों का कुल मिलाकर असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही? चलिए अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि 42वां संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक
और हाँ, सबसे ज्यादा विवादास्पद संशोधन है। इसके लाए गए बदलावों पर आज तक बहस होती है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब आप देखते हैं कि इसने संविधान के लगभग हर हिस्से को छुआ, प्रियम्बल से लेकर पार्लियामेंट की शक्तियों तक और केंद्र राज्य संबंधों तक, तब जाकर समझ आता है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया। ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी देश की सबसे बुनियादी किताब, उसके संविधान को इस हद तक बदला जा सकता है, तो ये शक्ति यानी पावर की असली प्रकृति के बारे में हमें क्या सिखाता है। इस पर एक बार सोचिए।